नमस्कार दोस्तों। एएलपी 16 फरवरी 2026 की फर्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं। पहला प्रश्न, एक अवतल दर्पण में जब वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी? पहला ऑप्शन, वक्रता केंद्र सी पर वास्तविक और छोटा। ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र से परे वास्तविक और आवर्धित। फोकस पर आभासी और सीधा। दर्पण के पीछे आभासी और आवर्धित। इसका सही ऑप्शन बी है। आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, यानी इसी प्रश्न को देखते हैं थोड़ा डीप में। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने सी और एफ के बीच रखा जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरती हैं और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर वापस लौटती है। ये किरणें दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से पीछे जाकर मिलती हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि किरणें असल में मिल रही हैं। उल्टा होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु पर सिकुड़ता है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु फोकस पर अत्यंत छोटा बनता है, यानी प्रतिबिंब फोकस पर अत्यंत छोटा बनता है। डेंटिस्ट इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने या देखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न, जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तो किस पदार्थ का उपयोग एक एंटासिड के रूप में किया जाता है? ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमारा आमाशय भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। अपच की स्थिति में पेट में अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है जिससे जलन और दर्द होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक है। जब हम इसे लेते हैं तो यह पेट के अतिरिक्त अम्ल के साथ क्रिया करके उसे उदासीन कर देता है जिससे राहत मिलती है। इसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो जल में कम घुलनशील है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड भी एक अन्य सामान्य एंटासिड घटक है। इसका उपयोग कब्ज के इलाज के लिए लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान करें और सही विकल्प चुनें। पहला, घनाकार उपकला, ये ऊतक हैं। स्तंभाकार उपकला, सल्की उपकला। इसका सही ऑप्शन बी है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह किडनी की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के स्तर में पाया जाता है जहां यह अंगों को मजबूती और स्राव में मदद करता है। ये खंभे जैसी लंबी नलिकाएं होती हैं जो छोटी आंत के आंतरिक स्तर में पाई जाती हैं जहां मुख्य कार्य अवशोषण और स्राव है। ये पतली और चपटी कोशिकाएं होती हैं। साधारण सल्की रक्त वाहिकाओं में और स्तरित सल्की त्वचा में पाई जाती हैं। यानी जो तीनों ऑप्शन ऊपर दिए हैं मिलान करने के लिए, इन तीनों के बारे में जानकारी दी है। उपकला ऊतक में रक्त वाहिकाएं नहीं होती। ये एक बेसमेंट झिल्ली पर टिके होते हैं। इनका मुख्य कार्य सुरक्षा, निस्पंदन और अवशोषण है। ग्रंथियां अक्सर घनाकार या स्तंभाकार उपकला की बनी होती है।
प्रश्न नंबर 4, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। इनमें से किस परीक्षण के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है? ऑप्शन, जब पानी में चीनी घोली जाती है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। जब पानी में चीनी घोली जाती है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चीनी के दाने पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। चीनी घोलने पर पानी का रंग तुरंत बदल जाता है। इसका ऑप्शन सही है बी, जब पानी में चीनी घोली जाती है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रयोग पदार्थ की कणिकीय प्रकृति को दर्शाता है। पानी के अणुओं के बीच सूक्ष्म स्थान होते हैं जिन्हें अंतरा अणुक स्थान कहा जाता है। जब हम चीनी घोलते हैं तो चीनी के कण टूटकर इतने छोटे हो जाते हैं कि वे पानी के इन खाली स्थानों में व्यवस्थित हो जाते हैं। चूंकि वे खाली जगह पर भर रहे हैं, इसलिए पानी का बाहरी स्तर का आयतन नहीं बढ़ता। पदार्थ के कण निरंतर गतिज ऊर्जा के कारण हिलते रहते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल होता है जो उन्हें बांधे रखता है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ती है, जिससे विसरण की दर तेज होती है। पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा क्रिस्टल भी लाखों लीटर पानी को रंगीन कर सकता है, जो कणों की सूक्ष्मता को सिद्ध करता है। अगला प्रश्न, धूम्रपान आपके श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? यह फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। यह श्वसन मार्ग में मौजूद सीलिया को नष्ट कर देता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। यह फेफड़ों की वायु कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यह श्वसन मार्ग में मौजूद सीलिया को नष्ट कर देता है। श्वसन नली के अंदर छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो फिल्टर का काम करती हैं और धूल व बलगम को फेफड़ों से बाहर धकेलती हैं। सिगरेट के धुएं में मौजूद टार और जहरीले रसायन इन सीलिया को शून्य कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। इससे हानिकारक पदार्थ फेफड़ों में जमा होने लगते हैं, जिससे संक्रमण और खांसी बढ़ती है। लंबे समय तक धूम्रपान फेफड़ों की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे गैस विनिमय सतह कम हो जाती है। धूम्रपान से एम्फीसीमा होता है, जिससे सांस होने लगती है। धुएं की कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की कोशिकाएं रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है। यह ब्रोंकाइटिस श्वसन नली की सूजन का मुख्य कारण है। फेफड़ों का कैंसर धूम्रपान का सबसे घातक परिणाम है। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु मुक्त रूप से 2 सेकंड तक गिरती है और गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसका औसत वेग क्या होगा? ऑप्शन 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही ऑप्शन 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसके बारे में देख लेते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होने के मतलब यह है कि सेकंड वेग 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा। 2 सेकंड बाद अंतिम वेग v होगा। v बराबर u प्लस gt बराबर 0 प्लस 10 इंटू 2 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग का सूत्र u प्लस v बट्टे 2 है, इसलिए 0 प्लस 20 बट्टे 2 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विस्थापन की ओर होती है। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का भारहीनता का अनुभव होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सबसे कम होता है।
यदि वायु का प्रतिरोध न हो तो गिरने का समय वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन: वस्तु के वेग पर, वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर, केवल वस्तु के आकार और रंग पर, वस्तु की गतिज ऊर्जा पर। सही ऑप्शन वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर। स्थिति ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण होती है। वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा mgh के सूत्र से निकाली जाती है, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण और h सतह से ऊंचाई है। यह पथ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल प्रारंभिक और अंतिम ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करती है। पृथ्वी की सतह पर स्थित ऊर्जा को अक्सर शून्य माना जाता है। बांध में जमा पानी में अत्यधिक स्थिति ऊर्जा होती है, जो टरबाइन घुमाने का काम आती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। जब वस्तु गिरती है तो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, लेकिन कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। अगला प्रश्न, परासरण की प्रक्रिया के दौरान यदि कोशिका से ऑक्सीजन पूरी तरह निकाल दिया जाए या उसकी आपूर्ति रोक दी जाए तो कोशिका पर क्या प्राथमिक प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन: परासरण की दर तुरंत बढ़ जाएगी, कोशिका झिल्ली टूट जाएगी, सक्रिय परिवहन रुक जाएगा, लेकिन परासरण जारी रह सकता है। कोशिका तुरंत फूलकर फट जाएगी। इसका सही ऑप्शन सी, सक्रिय परिवहन रुक जाएगा, लेकिन परासरण जारी रह सकता है। कोशिका में पदार्थों का परिवहन दो तरह से होता है। परासरण एक निष्क्रिय परिवहन है जो सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है और इसमें ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। सक्रिय परिवहन में अणुओं को कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर धकेलने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। चूंकि एटीपी ऑक्सीजन की मदद से श्वसन द्वारा बनता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी से केवल सक्रिय परिवहन रुकेगा, परासरण नहीं। परासरण केवल विलायक के अणुओं के लिए होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली केवल चयनात्मक पदार्थों को ही गुजरने देती है। पौधों में जल का अवशोषण परासरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। एंडोस्मोसिस में कोशिका फूलती हैं और एक्समोसिस में सिकुड़ती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक विलयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? रेत और पानी का मिश्रण, चाक और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, स्टार्च और पानी का मिश्रण। सही ऑप्शन चीनी और पानी का मिश्रण। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। समांगी का अर्थ है कि पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। चीनी को पानी में घोलने पर वह पूरी तरह विलीन हो जाती है और चीनी के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते। इसके विपरीत रेत और चाक के कण पानी में तैरते रहते हैं और स्टार्च धुंधला प्रभाव पैदा करता है। विलयन में विलेय और विलायक होते हैं। विलयन के कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते, इसलिए टिंडन प्रभाव नहीं दिखाते। समुद्री जल और हवा भी विलयन के उदाहरण हैं। मिश्र धातुएं जैसे पीतल यानी जस्ता और तांबा मिलाकर बनता है पीतल, ठोस विलयन कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? जोधपुर राजस्थान, कोहिरा मिस्र, औंध पुणे, उमरोई मेघालय। इसका सही ऑप्शन जोधपुर राजस्थान। भारत और
मिस्र के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन एक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच सामरिक समन्वय, आतंकवाद विरोधी कौशल और युद्ध रणनीति को मजबूत करना है। इसका आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। यह अभ्यास भारत और मिस्र की स्पेशल फोर्सेज के बीच आयोजित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त ऑपरेशन क्षमता बढ़ाना है। इसमें शहरी युद्ध, क्लोज कॉम्बैट और आतंकवाद विरोधी ड्रिल शामिल होते हैं। यह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। फर्स्ट शिफ्ट में इतने ही प्रश्न मिले हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और अगली शिफ्ट में जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी सारी शिफ्ट के अपडेट मिलेंगे और PDF टेलीग्राम चैनल पे है। धन्यवाद।